Hello friends, welcome to current affair videos from Topaz Notes. Today, that is 26th of June 2022, I will be covering the following articles. The first article is Missing Easterly Winds Leave Northwest Rain Deficient and Northeast Deluged. ये IMD के कुछ प्रोडिक्शंस आए हैं, उसके रिगार्डिंग में है, ज्योग्राफी के मॉनसून चैप्टर में इम्पोर्टेंट है. सेकेंड, गल्फ कंट्री सपोर्ट इंडिया इन प्रॉफिट कंट्रोवर्सी. जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके कुछ कमेंट्स आए हैं ऑन द रिसेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और उसके रिगार्डिंग जो भी रिसेंट इश्यूज इवॉल्व हुए हैं उनके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया. थर्ड, यूनाइटेड नेशन चीफ वॉर्न्स ऑफ फूड शॉर्टेज कैटास्ट्रोफ. ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है विद पॉइंट कि जो फूड इश्यूज आगे डेवलप होने वाले वो किस लेवल तक के हो सकते हैं उनके बारे में यूनाइटेड नेशन चीफ यानी कि सेक्रेटरी जनरल ने पॉइंट आउट किया है. Fourth, norms to protect rights of kid working on OTT platforms. अब तक जो राइट ऑफ किड्स थे उसके रिगार्डिंग बहुत क्लियर लॉज नहीं हैं, खासकर जब वो किसी OTT प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट आया उस पर. फिफ्थ, क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप फेलियर. ये ओवरऑल एनालिसिस है केरला के अंदर किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है वहाँ के डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर. एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. सिक्स्थ, इन्वेजिव वीड 17 प्लान स्टिफलिंग काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर जो रिसेंट डायरेक्टर गए हैं उन्होंने रिसर्च करने के बाद पता लगाया है कि पोचिंग और एनिमल हंट से ज़्यादा डैमेज कुछ इन्वेजिव वीड्स कर रहे हैं जिनके 17 स्पीशीज़ हैं जो ओवरऑल डैमेज कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को, फ्लोरा और फौना दोनों को. लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. Missing easterly winds leave northwest rain deficient, northeast deluged. IMD के कहने पे है कि जो ईस्टर्ली विंड्स है जो मानसून्स लेके आ रहे हैं टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया हैव बीन एब्सेंट. और क्योंकि ये ईस्टर्ली विंड्स एब्सेंट है जो नॉर्थ वेस्ट में बारिश लेके आती हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है इनका कि ड्राई स्पेल हो रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर. और ये स्टेटमेंट आई है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से फ्राइडे को. अब इसके पीछे की जो डिस्क्रिपेंसी है वो उसके पीछे का रीज़न क्या है. IMD के कहने पे ये है कि एब्सेंस जो है ईस्टर्ली विंड्स का उनका रिजल्ट है कि साउथ वेस्टर्ली विंड्स टुक द मॉनसून क्लाउड टू नॉर्थ ईस्ट. यानी कि जो साउथ वेस्टर्ली विंड्स है वो मॉनसून क्लाउड को नॉर्थ ईस्ट की तरफ लेके चले जाते हैं और वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है. रिजल्ट क्या होता है, एक्सेसिव रेनफॉल होता है और फ्लड्स आते हैं. लेकिन नॉर्थ वेस्ट खाली रह जाता है और वहाँ पे रेन डेफिशिएंट वाली सिचुएशन डेवलप होती है. अब अगर डिस्क्रिपेंसी जो है मानसून की उसमें देखें कितनी रही है तो ऑल इंडिया रेनफॉल 4% डेफिशिएंट चल रही है, लेकिन असम और मेघालय ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं 1000 मिलीमीटर एक हफ्ते के अंदर, जिसमें असम मेघालय के कुछ एरिया में तो एक दिन के अंदर 1000 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. जो बाकी के पार्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के इंक्लूडिंग मणिपुर, त्रिपुरा, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इन सब एरिया में भी बहुत हैवी रेनफॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो मॉनसून क्लाउड को नॉर्थ ईस्ट में लेके जा चुके हैं. ऑल इंडिया रेनफॉल शोज लिटिल चेंज बट द नंबर्स ऑफ ड्राई स्पेल आर इंक्रीजिंग एंड द नंबर ऑफ पॉकेट्स ऑफ एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आर ऑल्सो इंक्रीजिंग. ड्राई स्पेल भी बढ़ रहे हैं और जो एक जगह पे एक पॉकेट के अंदर बहुत हैवी रेनफॉल और सडन रेनफॉल हो रहे हैं वो इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं. जो वेरिएबिलिटी है वो काफ़ी हाई है और इसी वजह से काफ़ी वरिंग भी है. पास्ट रिकॉर्ड्स को देखें तो पिछले 3 साल के अंदर 2019-20-21 के अंदर जो इंडिया है वहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल. कुछ वेरिएबिलिटी रही है, वेरिएबिलिटी उनके डिस्पोजल में कि किसी एरिया में ज़्यादा है किसी एरिया में कम है, बट ओवरऑल नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है. इसका इम्पैक्ट ये है कि जो 75% ऑफ कंट्री है दैट नाउ फॉल्स अंडर एक्सट्रीम वेदर हॉटस्पॉट्स. और जो पूरी कंट्री को 6 क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ है जिनमें 27 स्टेट्स, 463 डिस्ट्रिक्ट एंड ओवर 638 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जिनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा. एज मच एज 45% लैंडस्केप डिसरप्शन हो चुका है जो कि रिजल्ट किसका है, इन माइक्रो क्लाइमेटिक इवेंट्स का.
So areas that were earlier drought prone are now becoming flood prone, और वाइस वर्सा, जहाँ पे पहले बाढ़ आती है वहाँ पे सूखा हो रहा है, जहाँ पे सूखा था वहाँ पे बाढ़ आ रही है। इंडिया जो करंटली नोटिस किया जा रहा है कि वो ड्राई इपोच रेनफॉल वाले पीरियड में है। इट इज़ गोइंग थ्रू ड्राई इपोच रेनफॉल, जिसका अर्थ है कि नंबर ऑफ ड्राई डेज आर इंक्रीजिंग। और अगर इसका रिजल्ट देखें तो 1% अगर चेंज होता है मॉनसून रेनफॉल में तो रिजल्ट देता है 0.34% चेंज इन इंडियाज एग्रीकल्चर ड्रिवन जीडीपी उस साल का, यानी कि 1% मॉनसून चेंज, 0.34% चेंज इन इंडियाज एग्रीकल्चर जीडीपी। दिस आर्टिकल इज अबाउट गल्फ कंट्री सपोर्ट इंडिया इन प्रॉफिट कंट्रोवर्सी। जो रिसेंट कंट्रोवर्सी थी ओवर द कमेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, वो कहना है फॉरेन सेक्रेटरी का कि उससे कोई ज़्यादा अब शैडो नहीं आएगा ऑन द अपकमिंग विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू यूनाइटेड अरब अमीरात्स। जो ब्रीफिंग दी थी फॉरेन सेक्रेटरी में, उन्होंने कहा है विनय कवात्रान जी ने कि कोई ज़रूरत नहीं है अब प्रॉफिट इशू को डिस्कस करने की, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी गल्फ के कंट्रीज़ को अब समझ में आ गया है इंडिया की पोजीशन। जो प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली वो विजिट करेंगे यूएई ऑन जून 28, रिटर्न वापस आते वक्त जर्मनी से, जहाँ पे वो G7 समिट को अटेंड करेंगे। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड अरब अमीरात में जा रहे हैं अपने कंडोलेंसेस कन्वे करने ऑन द पासिंग अवे ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमीरात शेख खलीफ बिन जैद अल नहयान। इसके अलावा फॉरेन सेक्रेटरी के कमेंट्स आए हैं अबाउट इशू ऑफ एनर्जी सप्लाईज एंड इंडियाज पोजीशन। यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट में, और बाकी जो मेजर सप्लायर्स हैं उनमें से एक है। इंडिया ने अपने एनर्जी सप्लाई रशिया से ऑलमोस्ट 50 टाइम्स बढ़ा दी है। जैसे ही सैंक्शंस हिट मॉस्को ने एनर्जी सप्लाई के लिए डीप डिस्काउंट्स देने शुरू किए, तब से ही इंडिया में स्पेसिफिकली नायरा और रिलायंस ने काफ़ी ज़्यादा बाइंग शुरू कर दी है रिलायंस के रशियन के क्रूड ऑयल की। और जो ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स हैं, चाहे वो स्पेसिफिक पूल प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, ये सब अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि ईजिली ट्रेड किया जा सके, क्योंकि इंडिया एक ही चीज़ को कंसिडर कर रहा है और वो है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी। तो जो डिसीजन है वो एंटायरली डिटरमाइन किया जा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी के कंसिडरेशंस पे। और ये जो सिचुएशन है या स्टैंड है इंडिया का, वो बहुत इजीली और सिंपल वे में अंडरस्टूड है सभी वेस्टर्न कंट्रीज़ को, तो वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करते और ना ही कोई प्रेशर डालते हैं इंडिया के ऊपर। So this topic is about United Nations Chief warns of food shortage catastrophe. यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने बेसिकली वार्न किया है यूनाइटेड नेशन को और सभी कंट्रीज़ को कि वर्ल्ड एक ऐसे पोजीशन पे जहाँ पे बहुत इजीली वो कैटास्ट्रोफ की तरफ जा सकता है। जिस तरह से फूड शॉर्टेज बढ़ रही है थ्रू आउट द ग्लोब। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कि द वॉर इन यूक्रेन हैज़ एडेड टू डिसरप्शन, जो ऑलरेडी हो रहे थे क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से और इनइक्वालिटी की वजह से, जिसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हंगर क्राइसिस डेवलप होने वाले हैं, जिनसे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पीपल अफेक्ट होंगे। मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस ने बेसिकली ये भी नोट किया है कि जो हार्वेस्ट है अक्रॉस एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, क्योंकि फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट थ्रू द राइजिंग फर्टिलाइजर एंड एनर्जी प्राइसेस। ऑल्दो इंडिया में फर्टिलाइज़र की सब्सिडी की वजह से फर्टिलाइज़र के प्राइसेस पास ऑन नहीं हो रहे, लेकिन एनर्जी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की वजह से उसका इम्पैक्ट ज़रूर सब पे आ रहा है। सो राइजिंग फर्टिलाइज़र और एनर्जी प्राइसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड की वजह से जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है और इसका रिजल्ट होगा फूड क्राइसिस। इस साल का फूड एसेस इशू कुड बिकम नेक्स्ट ईयर का ग्लोबल फूड शॉर्टेज। अभी तो सिर्फ एक्सेस के इश्यूज सामने आ रहे हैं, अगले साल शॉर्टेज के इश्यूज आ जाएंगे।
सो नो कंट्री विल बी इम्यून टू द सोशल एंड इकोनॉमिक रिपरकशंस ऑफ सच अ कैटास्ट्रोफ, क्योंकि किसी भी देश में अगर भुखमरी जैसी हालात हैं तो उसमें सोशल और इकोनॉमिक रिपरकशंस बहुत हैवी होते हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत हैवी होते हैं, और उससे कोई भी इम्यून नहीं बच पाएगा. So this article is about norms to protect rights of kids working on OTT platform, over the top platform. जो नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने पब्लिश किए कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस ताकि रेगुलेट किए जा सके चाइल्ड प्रोटेक्शन विद इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. जो ये गाइडलाइंस थे बेसिकली इशू किए गए थे कमीशन द्वारा इन 2011, लेकिन इनके जो स्कोप है उसमें कुछ इंक्रीमेंट किया गया है अब नई गाइडलाइंस में, और ये नई गाइडलाइंस बेसिकली अब से कवर करेंगी सोशल मीडिया को भी और OTT प्लेटफॉर्म्स को भी, क्योंकि इससे पहले ना तो सोशल मीडिया ना OTT प्लेटफॉर्म इतने बड़े लेवल पे नहीं था कि उनके लिए गाइडलाइंस जारी करनी पड़े, एटलीस्ट नॉट इन 2011. सो कमीशन ने कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पीनल प्रोविजंस भी इसमें डाले हैं अगर कोई भी इन गाइडलाइंस को वायलेट करेगा तो, जिसमें इम्प्रिजनमेंट से लेके बाकी कुछ मैंडेटरी रूल्स भी बनाए हैं, जैसे चाइल्ड आर्टिस्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ. अब इन गाइडलाइंस का क्या इंफॉर्मेशन है इन गाइडलाइंस के बारे में. जो प्रोविजंस इन गाइडलाइंस के वो अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2011 और बाकी के इसी तरह के कानून के साथ मिला के ये गाइडलाइंस तैयार की गई है. इनकी जो पावर है वो इन कानून से आती है, और फाइनली गाइडलाइन रिलीज़ किसने की है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने. मेजरली इसके पीछे ये कदम उठाने का कारण क्या था, बहुत रिस्क है. सबसे बड़ा रिस्क है कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है कि मॉनिटर किया जा सके जो भी चाइल्ड काम कर रहे हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. ग्रेव एक्सप्लॉयटेशन के रिस्क होते हैं क्योंकि लीगल राइट्स नहीं है, क्योंकि वो ना तो उस एज के हैं कि उनको सेफ वर्किंग कंडीशन और एडिक्वेट प्रोटेक्शन दी जाए लेबर लॉज के ज़रिए. तो जब लेबर लॉज लागू ही नहीं होंगे तो वो जो मैकेनिज़्म है वो एब्सेंट रहेगा. जो पार्टिसिपेशन है इन किड्स का, इन स्टूडेंट चिल्ड्रंस का, ये बेसिकली एक अडल्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में है. तो काफ़ी बार ऐसे अनसूटेबल एंग्जाइटी इंड्यूसिंग और डेंजरस ऑपरेशनल हजार्ड्स को एक्सपोजर में इन स्टूडेंट्स को या बच्चों को डाल दिया जाता है, जिनका काफ़ी गलत और नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे आता है. तो इट्स अ रिस्क फॉर चिल्ड्रन. एंड अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क, जो चिल्ड्रन है आर ऑल्सो ससेप्टेबल टू अ प्लेथरा ऑफ अदर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन. और भी जो जितने भी तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेकर बाकी जो क्राइम्स होते हैं उन सबके साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं. अब इन न्यू गाइडलाइंस का स्कोप क्या होगा. जो गाइडलाइंस होंगी अब कवर करेंगे टीवी प्रोग्राम्स को, इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड टू रियलिटी शोज, सीरियल्स, न्यूज़, इंफॉर्मेटिव मीडिया, मूवीज़, कंटेंट ऑन OTT प्लेटफॉर्म, कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एडवर्टाइजिंग एंड एनी अदर involvement of children in commercial entertainment industry. Any producer of any audio visual media production or any commercial event involving the participation of a child will now need to obtain permission from district magistrate जहाँ पे वो एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं. प्रोड्यूसर्स को डिस्क्लेमर भी चलाना पड़ेगा कि दे हैव एंश्योर्ड कि कोई भी चाइल्ड एब्यूज़ जैसी चीज़ नहीं हुई है और नेगलेक्ट या एक्सप्लॉयटेशन किसी भी बच्चे का प्रोसेस ऑफ शूटिंग के दौरान नहीं हुआ है. हर समय एटलीस्ट एक पेरेंट या लीगल गार्डियन या कोई भी नॉन पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए ड्यूरिंग शूटिंग उस बच्चे के साथ जो रजिस्टर्ड होगा फॉर दैट शूटिंग विद DM. A minor especially below the age of 6 shall not be exposed to lightning, irritating and contaminated कॉस्मेटिक्स. ये कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी कंट्रोल के लिए बात की गई है. जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अंडर राइट टू एजुकेशन वो इंश्योर हो और उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आए उनकी स्कूल के लेसन्स के, प्लस एडिक्वेट न्यूट्रिशियस फूड एंड वाटर उनको प्रोवाइड रहे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एंड आर्ट्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल रहे.
एक कोई भी बच्चा होगा वो दिन में सिर्फ एक ही शिफ्ट में काम करेगा विद ब्रेक आफ्टर एवरी 3 आवर्स। कंसेक्यूटिवली काम नहीं कराना और हमेशा ब्रेक देना है, और एक ही शिफ्ट में काम करेंगे, एक से ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे। और जो भी इनकम अर्न करेगा चाइल्ड, उसकी 20% उसके फिक्स डिपॉजिट में जो उसके नाम पे होगा किसी भी नेशनलाइज बैंक में, जो में वो जब वो एज अटेन कर लेगा एक स्पेसिफिक, तो उस अमाउंट को वो बेसिकली यूज़ कर पाएगा। तो अभी करंटली उसको डिपॉजिट करना होगा 20% ऑफ इनकम एज फिक्स डिपॉजिट। सो दिस टॉपिक इज़ अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप फेलियर। केरला के अंदर ये स्टडी हुई है ज़्यादातर सारी, और क्या इम्पैक्ट आ रहा है क्लाइमेट चेंज का क्रॉप फेलियर के ऊपर, उसके ऊपर है। तो जो कार्डमोम फार्म है वो थ्राइव कर रहा है, लेकिन अगर क्लोजली उनको देखें तो वो विल्टेड शूट्स और डैमेज पोर्ट्स सामने आ रहे हैं, और वो रिजल्ट किसका है? एरेटिक वेदर का। काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो मलयालम केरला के हैं। कहीं पे भी स्टेडी डाउनपोर नहीं है, ड्राई स्पेल आया हुआ है, स्ट्रेचिंग ऑल थ्रू द 3rd वीक ऑफ जून एक्सेप्ट सम माइल्ड ड्विंडलिंग डीजल्स इन द 3rd वीक। यानी कि काफ़ी सूखे जैसी हालत है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑलरेडी लार्ज रेन डेफिसिट देखा गया ऑफ 69% जून 1 से 22 के पीरियड के बीच में, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग क्रॉप फेलियर की तरफ देख रहे हैं। अगर कार्डमोम की बात करें तो ये उन क्रॉप्स में से जो बहुत ज़्यादा थर्मोसेंसिटिव है, और राइजिंग मर्करी लेवल की वजह से और चेंज इन वेदर पैटर्न्स की वजह से देयर हैज़ बीन अ स्टीडी राइज इन एवरेज डे टाइम टेम्परेचर। उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि डिप आया है यील्ड में। 250 केजी जहाँ 1 एकड़ से पहले ड्राइड कार्डमोम ऑन एन एवरेज यील्ड में मिलता था, अब वो 160 से 170 केजी मिल रहा है। वैसे तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है स्पाइस का वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वो मेनली इंक्रीज़ हुआ एरिया एक्सटेंशन की वजह से इन द लास्ट 5 ईयर्स। यील्ड इंक्रीज़ नहीं हुआ है, एरिया एक्सटेंड हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल यील्ड बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है। जहाँ तक है क्लाइमेट चेंज एक मेजर फैक्टर है, बट इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर सामने आया वो है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जिनके बहुत सारे एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी है। अगर कैश्यू नट की बात करें तो जो कॉरपोरेशन है कन्नूर में, उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट आउट किया कि जो टोटल यील्ड थी ड्यूरिंग द लास्ट सीजन वो 184 टन थी, और वो अब वहाँ से घट के 90 टन पे आ गई है, जो लगभग 50% का डिप है प्रोडक्शन में। ये मेजरली उस सीज़न में एक्सेस रेनफॉल की वजह से हुआ है, क्योंकि फ्लावरिंग सीज़न के अंदर अगर एक्सेस वो रेनफॉल होता है तो फ्लावर्स गिर जाते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो विदर अप हो जाते हैं, और जो क्वालिटी होती है वो भी डैमेज होती है। और ये कब हुआ था? ये नवंबर के दौरान हुआ था, जब फ्लावर्स बेसिकली गिर गए थे ड्यू टू रेन एंड राइज इन टेम्परेचर, जो कि फेवरेबल नहीं है कैश्यू नट की क्रॉप के लिए। प्लस स्पाइक इन पेस्ट पॉपुलेशन, जब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है इस तरह से, तो वो हमेशा फैसिलिटेट करती है इमरजेंस नए पेस्ट का और डिजीज़ का, जिससे जो डैमेज है क्रॉप्स को वो बढ़ जाते हैं, आउटब्रेक्स बढ़ जाते हैं, अटैक्स बढ़ जाते हैं। ये जो चेंजेस है ये एक्सेलरेट करते हैं फर्दर फंगल इन्फेक्शन कुछ क्रॉप्स में, माइनर पेस्ट मेजर पेस्ट में बदल जाते हैं, और जो लाइफ साइकिल है इनकी वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल पेस्ट की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। एक्सट्रीम रेनफॉल की वजह से जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिजर्व्स हैं अपर मोस्ट वो वाइप आउट हो जाते हैं, जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट होता है। ना सिर्फ सॉइल की फर्टिलिटी डैमेज होती है, बल्कि उसको एसिडिक में भी कन्वर्ट कर देती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिडिक बना देती है ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल। जो टॉप मोस्ट सॉइल है वो वॉश अवे हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट है वो भी डिप्लीट हो जाता है सॉइल के अंदर। अगर एक स्टडी के तहत देखें जो कंडक्ट की गई है केरला में, थर्मोसेंसिटिव क्रॉप्स लाइक कोकोआ, ब्लैक पेपर, कार्डमोम, कॉफ़ी, टी, ये अंडर थ्रेट है बिकॉज ऑफ राइजिंग टेम्परेचर अक्रॉस द कार्डमोम हिल रिजर्व ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, और ये बढ़ते जा रहा है।
जो पुअर मैन है, पुअर रेन है, वो इफेक्ट कर रही है पेपर पोलिनेशन को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, और ह्यूमिडिटी लेवल्स की वजह से साइज़ और क्वालिटी कॉफ़ी बीन्स की उन पे भी इम्पेक्ट आ रहा है। अगर पैडी का देखें तो पैडी फार्मर्स बहुत ज़्यादा वरिड थे, क्योंकि बहुत कंटिन्यूसली समर शावर्स होते, समर्स में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हैवोक आ गया था स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में कुटानाड, जिसने पूरी हार्वेस्ट रेडी पुंचा क्रॉप को डैमेज कर दिया था अप्रैल 2022 में। यानी कि जिस टाइमिंग पे बारिश होनी थी उस टाइमिंग पे डेफिसिट है ऑफ 70% तक, और जिस टाइम पे नहीं होनी थी, क्रॉप हार्वेस्ट के लिए तैयार थी, उस टाइमिंग पे हैवी रेनफॉल हुआ और डैमेज हो गया। जिन्होंने हार्वेस्ट कर लिया था वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, और जिन्होंने नहीं किया था उनका फील्ड के अंदर ही हार्वेस्ट डैमेज हो गया। यहाँ तक कि जो हैवी समर रेनफॉल थे उसकी वजह से बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिजीज़ भी बढ़ गई पैडी के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यील्ड लॉस हुआ है। शुगर केन करें तो मायारग्यूर डिस्ट्रिक्ट में शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उन्होंने लगभग पूरा जो सीज़न है वही वेस्ट कर दिया या वेस्ट हो गया बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल हुआ था 105 मिलीमीटर, जहाँ की नॉर्मल था 11, यानी कि 10 टाइम्स एक्स्ट्रा। इम्पैक्ट क्या है, तो जो क्लाइमेट रिलेटेड क्रॉप फेलियर्स है उन्होंने एक्टिवेट कर दिया एक शिफ्ट जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें। अब फूड ग्रेन्स की बजाय हम नॉन फूड ग्रेन्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं नॉन फूड ग्रेन्स जैसे रबर और बाकी के प्लांटेशन क्रॉप्स की तरफ? क्योंकि फूड ग्रेन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ अनइवन क्लाइमेटिक इवेंट्स, और ये मेजरली ड्राइव किसकी वजह से हो रहे हैं? क्लाइमेट चेंज की वजह से। So this topic is about invasive weed 17 plants stifling Kaziranga. एक विटामिन D3 रिच वीड है एंड अ shrub with roots that wild boars love to gorge. ऐसे 18 और अलग अलग प्रकार के इन्वेजिव प्लांट्स हैं जो कि डैमेज कर रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को एंड टाइगर रिजर्व को, जो जाना जाता है अपने ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस की वजह से। अब डैमेज क्या कर रहा है काजीरंगा को? काजीरंगा को ऑलरेडी डील करना पड़ता है एनक्रोचमेंट, पोचिंग, एनुअल फ्लड्स के साथ फॉर डेकेड्स, बट इनमें से किसी ने भी इतना डैमेज नहीं किया है हेल्थ को जितना ये ग्रीन इन्वेडर्स कर रहे हैं 1300 स्क्वायर किलोमीटर के टाइगर रिजर्व में। और इतना डैमेज किया है कि ये प्लस ये विजिबल भी नहीं था, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स है, कोई भी इसको डैमेज की तरह कंसिडर नहीं करता था, तो ये विजिबल भी नहीं था कि कितने डैमेज कर रहे हैं। काजीरंगा के जो नए फील्ड डायरेक्टर उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं 18 ऐसे इन्वेजिव स्पीशीज़ जो साइलेंटली टेक ओवर कर रहे हैं पूरे लैंडस्केप के ऊपर इंडिजिनस ग्रासेस के बजाय। इनकी इंडिजिनस ग्रासेस की जगह ये ले रहे हैं, और मेन जो डैमेज होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इंडिजिनस ग्रासेस के ऊपर ही जितने भी हर्बीवोर्स हैं काजीरंगा के वो डिपेंड करते हैं। उन्होंने फील्ड डायरेक्टर ने बेसिकली लिस्ट सबमिट की है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, और एक जो सरप्राइजिंग चीज़ पता लगी है वो ये कि इसमें यूजुअल जो कल्प्रिट होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर डैमेज के लिए पार्थेनियम एंड लैंटेना वो नहीं है, जबकि पार्थेनियम और लैंटेना थ्रेटन करते हैं लगभग 40% ऑफ इंडियाज टाइगर रिजर्व। लेकिन आइपोमोआ और मिमोसा ये दो ऐसे स्पीशीज़ थे जो मेंशन्ड थे इस पर्टिकुलर लिस्ट में, बट उन्होंने पॉइंट आउट किया कि लार्जली कंट्रोल्ड और अभी इनसे ज़्यादा खतरा नहीं है। तो ओवरऑल 18 ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनमें से एक स्पीशीज़ विटामिन D3 रिच वीड है जिसको कमर्शियल भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और वाइल्ड बोर्स उसको बहुत प्यार से खाते हैं। अब पार्थेनियम और लैंटेना क्या है? पार्थेनियम बेसिकली कंटेमिनेशन की तरह आया था इंडिया के अंदर, जो कंसाइनमेंट वीट का यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया में आया था 1950 के दौरान। और जो लैंटेना है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स लेके आए थे साउथ अमेरिका से 200 साल पहले एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। ये पहले ऐसी टाइम है जब ऐसे स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है जो कि थ्रेट एस्टिमेशन के साथ डिटेल प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया गया है। सो जो डायरेक्टर है उन्होंने ना सिर्फ
आइडेंटिफाई किया है बल्कि थ्रेट एस्टिमेशन भी दिया है स्पीशीज का। मैनी लाइक द बोम्बैक्स सीबा, लाजस्ट्रोमिया स्पेशियोसा, जिनको लोकली सेमूल और इजार भी कहते हैं, वो इमीडिएट अटेंशन बेसिकली चाहते हैं ताकि ग्रासलैंड को जो है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर राइनो एंड अदर हार्बीवोर्स, और ये सेमूल एंड इजार बहुत डैमेज कर रहे हैं ग्रासलैंड्स को। प्लस जो इन्वेजिव प्लांट्स है वो बहुत ईजिली और स्पीडली क्लोग कर रहे हैं पाथ्स एंड ग्रासलैंड्स। जो हार्बीवोरस है यूजुअली अवॉइड करते हैं इनको खाना, और ये इस वजह से रीजनरेट होते रहते हैं एट अलार्मिंग स्पीड, क्योंकि इनको कोई खाता नहीं है। और इसी वजह से जो इंडिजिनस फ्लोरा है जिनको हार्बीवोरस खाते हैं वो एज आउट होना शुरू हो जाते हैं और कंपटीशन में नहीं रह पाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो टॉक्सिक होते हैं लैंडस्केप स्केप पे, जब वो 2 महीने तक पानी के अंदर रहते हैं बिकॉज ऑफ मानसून, उसके बाद वो काफ़ी टॉक्सिक हो जाते हैं एंड दे आर कॉजिंग डैमेज टू द एनवायरनमेंट। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो मूवमेंट्स के ऊपर रोक टोक लगा रहे, ऑल्दो उनका कोई खास वो नहीं है डैमेज टू द एनवायरनमेंट, बट एंड मैनी स्पीशीज इवन ईट देम, लेकिन वो जो रिवर सिस्टम उसमें ब्लॉकेज कर देते हैं और जो मूवमेंट है ऑफिशियल्स की वो भी वहाँ से वो क्रॉस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज इनवेजिव स्पीशीज़। और इसी वजह से कहा है कि इन्होंने कि ये जो यूटिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा आउटवेक करता है। कुछ ऐसा स्पीशीज़ है जिनके हर्बल प्रॉपर्टीज़ है लेकिन उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है उनकी किसी भी फायदे से। सेस्ट्रम डाययूर्नम एक डे ब्लूमिंग जैस्मीन का पौधा है जो वेस्ट इंडीज़ ओरिजिन का है, और ये ब्रह्मपुत्रा सैंडबार्स में बेसिकली उगता है। ये जो प्लांट है वो एक सोर्स है काफ़ी अच्छा विटामिन D3 का, और इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा टॉक्सिक भी है, इस वजह से इसका जितना फ़ायदा उतना ही इसका नुकसान भी है। That's it. Thank you.